नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत करेंगे आज के ईवीएस के इस क्लास की। इसमें हम 30 प्रश्न ईवीएस के लेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आपको लगातार साथियों वीडियो मिल रहे होंगे, हिंदी के वीडियोस, संस्कृत के वीडियोस आपको नहीं मिल पा रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज रात को आपको संस्कृत का भी वीडियो मिल जाएगा। एसएसटी का वीडियो आपको मिल गया होगा, सीडीपी का वीडियो आपको मिल रहा होगा, ईवीएस का वीडियो भी मिल रहा है और आपको हिंदी का वीडियो भी मिल रहा है। इसी के साथ साथ आपको संस्कृत का वीडियो आज रात में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये सीरीज साथियों चल रही है। तो अगर आप इनमें से किसी भी क्लास को मिस कर रहे हैं तो उस क्लास को आप जरूर देखिएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा, जिससे कि आपको वह क्लास भी मिल सके। पीएच मान 7 के शुद्ध प्राकृतिक जल को क्या कहते हैं? अगर आपसे कहा जाए कि पीएच मान जो 7 होता है, इसका जो शुद्ध प्राकृतिक जल होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखो, अम्लीय जल जो होता है, पहले अम्लीय जल जान लेते हैं, फिर आपका क्षारीय जान लेते हैं, उसके बाद करेंगे उदासीन की बात। तो अगर पीएच वैल्यू 0 से लेकर के 7 के बीच में वेरी करती है, मतलब 7 नहीं, 0 से लेकर 7 के बीच में, इन दोनों एरिया के बीच में अगर वेरी करती है, 6 भी आती है, 6.5 भी आती है, तो ये आपका अम्लीय होता है। अगर 7 से ऊपर जाती है, मतलब 8 से लेकर के 14 तक जाती है, तो फिर वो क्षारीय हो जाता है। और उदासीन जो रहता है वो केवल और केवल 7 पर रहता है। किस पर? पीएच मान यदि 7 है तो वहां पर आपका जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा? उदासीन रहेगा। हरित ग्रास ग्रह प्रभाव के सुरक्षा का उपाय क्या है? भाई, हरित ग्रह प्रभाव मतलब आपका है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे दोस्तों प्रोटेक्शन का उपाय क्या हो सकता है? भाई, ओजोन की क्षमता पर रोक, सघन वृक्षारोपण और ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का प्रयोग। तो साथियों, यदि आप ये तीनों ही उपाय करते हैं तो फिर आपको हरित यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या मिल जाएगा? सुरक्षा मिल जाएगी, प्रोटेक्शन मिल जाएगा। आपसे कहा गया कि सौर ऊर्जा का कौन सा भाग पृथ्वी तक पहुंचता है? तो अगर हम बात करते हैं सौर ऊर्जा, जो सूर्य की ऊर्जा होती है, उसका मात्र 46% भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है। आपका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाता है। हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा जलवायु में होने वाला परिवर्तन है तापमान में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन और ये सभी। तो हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा जलवायु में जो होने वाला परिवर्तन हमें और आपको दिखाई देता है, वो ये सभी देखने को मिलते हैं कि तापमान में वृद्धि भी होती है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है और वर्षा के प्रारूप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। कहा गया CO2 में वृद्धि का कारण क्या है? सीवेज से, प्लास्टिक व नायलॉन के उद्योग से, पेट्रोलियम ईंधन के दहन से और ये सभी। अगर बात करते हैं कि CO2, जब CO2 की मात्रा इस एनवायरमेंट में बढ़ेगी तो यह कैसे बढ़ेगी? कहा गया, सिंपल सी बात कही गई कि पेट्रोलियम के दहन से, किसके? पेट्रोलियम के दहन से CO2 की मात्रा अधिक से अधिक बढ़ती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि मीथेन की वृद्धि का कारण क्या है? तो मीथेन की जो वृद्धि होती है, मीथेन मतलब आपका CH4, और CH4 की जो वृद्धि होती है वो जलमल की सड़ान से होती है। किसकी? जलमल की सड़ान से। आप में से कुछ लोग हो सकता है शीत ग्रह व रेफ्रिजरेटर लगा दें, तो याद रखिएगा जो शीत ग्रह से वृद्धि होती है, रेफ्रिजरेटर से जो वृद्धि होती है, वो CFC की होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की होती है। ठीक है। CFC की वृद्धि का कारण क्या है? तो अभी अभी बताया था, CFC की वृद्धि का कारण जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज होते हैं, ये सभी आपके CFC को निकालते हैं, रिलीज करते हैं। तो आपका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। हरित ग्रह गैसें क्या होती हैं? हरित ग्रह गैसें क्या होती हैं? CO2, मीथेन, CFC और ये सभी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हरित ग्रह गैस की, तो ये सभी जो गैसें आपको दिख रही हैं, CO2 हो गया, CFC हो गया, मीथेन हो गया, ये सभी गैसें आपकी क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। आपसे कहा गया कि बताइए हरित ग्रह प्रभाव का नाम किस वर्ष दिया गया? तो हरित ग्रह प्रभाव का जो नाम है वह 1827 में दिया गया। अब देखो अगला प्रश्न क्या हो सकता है, यहीं से समझ में आता है कि हरित ग्रह प्रभाव का नाम किसने दिया। तो नाम निकल के आता है जी जे फोरियर ने। किसने? जे फोरियर ने हरित ग्रह प्रभाव का नाम दिया, अर्थात आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा बेटा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होता है? देखिए आपके सामने यहां पर मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है।
उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, इसमें नदियां भी हैं, ठीक है, और बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे राजस्थान वो जगह है जो राज्य साथियों अकाल और सूखे से सबसे अधिक प्रभावित होता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि भारत के किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है। भाई इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां पर झूमिंग कृषि से भारत जो वन का विनाश होता है वो सबसे अधिक होता है। देखो, मरुस्थलीय क्षेत्र में, हिमालय के गिरिपादों में, उत्तर पूर्वी भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में। तो आप इस पर जब जाएंगे तो आपको देखेगा, देखो मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो ज्यादा वन होते नहीं है और वहां पे लोग क्यों ही जाएंगे। हिमालय के गिरिपादों में दोस्तों ठंडक बहुत रहने लगती है तो वहां पर बर्फबारी होने की संभावना होती है, वहां भी नहीं जाएंगे। दक्षिण पूर्वी की बात करें तो दक्षिण पूर्वी में आपका जो समुद्र किनारा पड़ जाता है तो वहां पर क्यों ही जाएंगे। तो जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो होती है उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में, अर्थात सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि पृथ्वी के तापमान से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा। पृथ्वी के तापमान से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा। भाई वनस्पति अगर तापमान में वृद्धि होती है तो सबसे पहले तो जो वनस्पति है वो जलने लगेगी, मतलब वन अग्नि होगी, वनस्पति सूख भी जाएगी। और पृथ्वी जब देखो ज्यादा सूख जाएगी और जल जाएगी तो फिर पृथ्वी जो है वो वनस्पति विहीन हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर अधिक वो सह नहीं पाएगी। तो अर्थात सही जवाब सही हो जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं ज्यादा क्वेश्चन पे इसलिए टाइम नहीं दे रहा हूं जिससे आप अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि के क्या परिणाम होगा। भाई पृथ्वी के तापमान में यदि निरंतर वृद्धि होती रहे तो सबसे पहले हिम शिखरों से जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। उसके पिघलने से समुद्रों का जलस्तर उठेगा और जब समुद्रों का जल स्तर उठेगा तो जो सागर के तट पर रहने वाले स्थान हैं वो सभी जलमग्न हो जाएंगे। अर्थात इसका भी उत्तर क्या होगा भैया, उपरोक्त सभी हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि विश्व में 20वीं शताब्दी का सबसे अधिक गर्म वर्ष कौन सा था। अगर आप बात करेंगे 20वीं शताब्दी की तो 20वीं शताब्दी में 1998 वो वर्ष था जो सबसे अधिक गर्म था। क्या था? 1998, 1998 वह वर्ष था जो सबसे अधिक गर्म था। कहा गया कि CO2 में वृद्धि का कारण क्या है। CO2 की यदि आपसे बात की जाए कि भाई CO2 में बढ़ोतरी हो रही है तो आप सीधा सा जवाब देंगे कि CO2 में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण क्या है भाई, पी। ठीक है, तो चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे कहा गया, ये हो गया था ये वाला, कि पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई। तो पर्यावरण एवं विकास आयोग की जो स्थापना है वो 1980 में हुई। जिन प्रश्नों का जवाब आपको आता हो उनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो। आप में से बहुत से साथी वीडियो में बने रहते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं देते हैं। ये आपकी कमजोरी को दर्शाता है। आप अगर मजबूत हैं, पढ़े लिखे हैं तो आप जवाब जरूर दिया कीजिए, भले ही गलत दे लेकिन जवाब जरूर दे। पर्यावरण अवक्रमण का कारण क्या है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकहीन प्रयोग, औद्योगिकीकरण और ये सभी। तो पर्यावरण अवक्रमण का जो कारण है वो ये सब हो जाते हैं। भाई पर्यावरण अवक्रमण, भाई पर्यावरण पे हम क्यों नुकसान वो कर रहे हैं, हमला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, उनके लिए औद्योगिकरण भी हो रहा है और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सही प्रकार से उपयोग नहीं किया जाता। आप अक्सर देखते होंगे कि जल पानी की जो बर्बादी है वो किस तरीके से देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि आने वाले 5 वर्षों में ही हम सभी के लिए पानी बहुत कम पड़ने वाला है पीने के लिए। किस प्रदूषक की जल में अधिक मात्रा में होने से शिशु में नीला वर्ण यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अगर पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो वहां पर ब्लू बेबी सिंड्रोम होने की चांसेस अधिक से अधिक बढ़ जाते हैं और हो ही जाता है। क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रोजन से। आगे है कि फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से कौन सी बीमारी होती है। जब हम फ्लोराइड युक्त जल इस्तेमाल करने लगते हैं तो व्यक्ति की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, खून में कमी होने लगती है और शारीरिक अंगों में विकृति भी देखने को
मिलती है। आपका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। जल में फ्लोराइड की मात्रा किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो जल में जो फ्लोराइड की मात्रा है वो 1 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर उससे अधिक होगी तो फिर हमारे शरीर पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव देखने को मिलने लगेंगे। आगे है कि औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जीवाश्मीय ईंधन के उपयोग करने से वायुमंडल में किस गैस का सांद्रण होता है? औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जीवाश्मीय ईंधन के उपयोग करने से वायुमंडल में किस गैस का सांद्रण अधिक होता है? देखो, जब जीवाश्म की बात आती है और उसका सांद्रण की बात आती है तो वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस गैस का सांद्रण होता है, CO2 गैस रिलीज होती है। आगे चलते हैं। तीव्र गति से आने वाली आपदा नहीं है। तो जो तीव्र गति से आने वाली जो आपदा नहीं है वो है महामारी। क्या है? चक्रवात हुआ, बाढ़ हुई, सूखा हुआ, ये तेजी से आते हैं, लेकिन महामारी धीरे 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 आने का प्रयास करती है और सबको अपनी चपेट में लेती है। मानवकृत आपदा क्या है? आप इन सबको देखो, आग और दावाग्नि, औद्योगिक दुर्घटनाएं, वनरक्षण, मृदा अपरदन, जल वायु प्रदूषण, यह सभी साथियों मानवकृत आपदा हैं। आपका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विघटनकारी प्रदूषक का उदाहरण बताइए। विघटनकारी प्रदूषक का उदाहरण क्या होगा? कहा गया मलमूत्र होगा, घरेलू कचरा होगा, सड़े गड़े फल और सब्जियां होंगी। तो विघटनकारी जो प्रदूषक होता है इसका उदाहरण ये सभी हो जाते हैं। क्या होते? ये सभी। ठीक है। आगे है, बढ़ते तापमान का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किस चीज पर पड़ता है? जब तापमान बढ़ता है, क्या होता है दोस्त? जब तापमान बढ़ता है तो इन सभी का प्रभाव सीधा सीधा फार्मिंग पर पड़ता है, कृषि पर पड़ता है। आगे है कि रेडियोधर्मी बहिस्राव को क्या कहा जाता है? रेडियोधर्मी जो बहिस्राव होता है यह साथियों अवशिष्ट होता है। क्या होता है? अवशिष्ट होता है, मतलब आपका वेस्टेज होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 50 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है? अगर बात करें पिछले 50 सालों में पृथ्वी के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। आपका ए ऑप्शन सही होगा। आगे है कि वायु प्रदूषण का विश्वव्यापी प्रभाव क्या होगा? तो वायु प्रदूषण का विश्वव्यापी प्रभाव जलवायु में परिवर्तन भी लाएगा, CO2 में वृद्धि भी करेगा और ओजोन परत को पिघलाने का प्रयास भी करेगा, उसको पतला भी करेगा। मतलब आपका डी ऑप्शन सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वायु प्रदूषण का स्थानीय मौसम पर प्रभाव बताइए। तो वायु प्रदूषण पर जो स्थानीय मौसम है उस पर जो प्रभाव पड़ता है वो ये सभी हो जाएगा। मतलब सूर्य प्रकाश की सघनता देखने को मिलेगी, दृश्यता का प्रभाव देखने को मिलेगा, अम्ल वर्षा के रूप में देखने को मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तापीय प्रदूषण का प्रमुख कारण बताएं। तो तापीय प्रदूषण का प्रमुख कारण CO2 में वृद्धि भी मिलती है, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा भी मिलती है, ओजोन परत क्षरण भी देखने को मिलता है। अर्थात आपका डी ऑप्शन सही होगा। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।